नेक्स्ट अब हमारे पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे जनरल रिजर्व का होता है बिल्कुल वैसे ही होगा, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल या करंट, ठीक है ना। ये हमारा कब है, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन है। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ की तरफ है। जब बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ की तरफ है, इसका मतलब हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है और वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा। गॉट इट। अगर इन केस ऑफ लॉस रिवर्स एंट्री इज पास्ड, रिवर्स एंट्री पास करेंगे हम। लॉस कब होगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, मतलब कि बैलेंस शीट की ये असेट साइड पर होगा। अब अगर हमें कुछ भी गिवन नहीं है, हमें ये नहीं बोला हुआ कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही लेके चलते हैं इफ़ नथिंग इज़ मेंशन्ड। ठीक है, सो इफ़ नथिंग इज़ मेंशन्ड नहीं, अप्रोप्रिएशन नहीं किया ना हमने भाई हमारे पास अब तो हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना, तो हम चीज़ों को वाइंड अप कर रहे हैं एक लेवल पे। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था, हमने उसे अप्रोप्रिएशन में डाल के नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, वो हमारी बैलेंस शीट में दिखा रहा है। अब हमने उसको डायरेक्ट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स को डायरेक्ट, क्योंकि अब हम अप्रोप्रिएशन तब बनाते जब हमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्वेश्चन में दे रखा होता कि भाई ये बैलेंस है, लेकिन हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन किया 6 महीने बाद, तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। हाँ, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, ये सब चीज़ें दी हुई हैं तो हम अप्रोप्रिएशन भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते। लेकिन अभी हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इफ़ नथिंग इज मेंशन्ड देन ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L should be treated। ये पार्टनर के कैपिटल या करंट में जो भी जाएगा ओल्ड रेशियो में ही जाएगा। ये सारा का सारा ओल्ड रेशियो में जाएगा। ठीक है, अगर हमें सिंगल एंट्री पास करने को बोला है, जो मैंने जर्नल रिजर्व में भी बताया था कि अगर आपको बोला है कि दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब और डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर हमें ऐसा कुछ बोला हुआ है तो उस केस में सिंगल एंट्री हमें पास करनी है, जिसके लिए गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। जैसे हमने जनरल रिजर्व में किया था, गेनिंग पार्टनर निकाला, सैक्रिफाइसिंग निकाला, और फिर जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है वो गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में कर दिया। सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर मान लो A, B और C 3 पार्टनर्स हैं, इनकी 2:1 की रेशो है और न्यू रेशो 1:1:1 है। तो अगर हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कि जर्नल रिजर्व ₹40,000 और प्रॉफिट एंड लॉस ₹50,000 हमें दिया हुआ है, और हमें पास सिंगल एंट्री है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो हम क्या करेंगे, A का 2/5 - 1/3 यानी कि 6 - 5 1/15, B का भी 1/15 और C का 1/5 - 1/3
-2/15, मतलब ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग मतलब सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बी। ठीक है, तो हमारे पास दोनों को हम टोटल, क्योंकि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, दोनों के लिए कॉमन रूल चल रहा है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो हमने टोटल जो 90,000 है उस 90,000 का कितना है 2/15 वो निकाल दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12,000। ठीक है, इस 12,000 को हमने दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 6,000 और 6,000। ठीक है ना, बिल्कुल सेम चलेगा। अगर हमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री नहीं पास करनी होती तो हम क्या करते, हम सिंपली जनरल रिजर्व P&L 2A 2B और 2C इन दोनों को डेबिट किया, 40,000 50,000 और जो इनकी ओल्ड रेशो है 2:1। ठीक है, तो 90,000 को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 18,000 36,000 और 36,000। अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमेशा इस वाले ट्रीटमेंट को ही फॉलो करते हैं। इफ़ नथिंग इज मेंशन्ड, रेशियो से ओल्ड रेशो नहीं, मतलब हर क्वेश्चन में 2:2। नहीं, जो भी रेशो होगी ओल्ड, जो भी ओल्ड रेशो होगी, ये हमेशा ओल्ड रेशो में होता है, तो जो भी ओल्ड रेशो होगी उसमें ही करेंगे। तो अगर नथिंग इज मेंशन्ड, अगर आपको बोला है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करो तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करेंगे। तो कोई भी रिजर्व हो, कोई भी तरह का रिजर्व हो, सबके साथ सेम ट्रीटमेंट होगा। हमें कोई भी रिजर्व दे रखा है तो हर एक रिजर्व के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन दोनों का सेम ट्रीटमेंट चलेगा। अब ये भी सेम ही है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमारे लिए एक तरह का लॉस है, फिक्टिशियस एसेट है। ये हमेशा बैलेंस शीट की एसेट साइड पे मेंशन होता है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक ही चीज़ है। ये एक तरह का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो आपने एक बार किया, उसके बाद आपको मल्टीपल टाइम्स इसका बेनिफिट मिल रहा है, मैनी ईयर्स। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस होता है हमेशा, क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट है एक तरह का। तो हम क्या करेंगे, A B C 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किस रेशो में करेंगे, डेबिट ओल्ड रेशो में। इसे हम कहते हैं रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ करना, राइट ऑफ कर दिया हमने। बट अगर हमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करने को बोला हो, इफ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री रिक्वायर्ड, अब क्योंकि प्रॉफिट में हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर रहे हैं तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग ये कर देंगे। समझ में आया डिफरेंस, कि यहाँ पर हम रिवर्स कर देंगे। जैसे कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता तो इसमें भी रिवर्स ही होता। प्रॉफिट के केस में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग और लॉस के केस में सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग विथ सेम प्रोपोर्शनेट अमाउंट। ठीक है, ये नोट डाउन करो, फिर मैं तुम्हें इन तीनों कंपोनेंट्स को एक साथ करके दिखाती हूँ। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दी हुई है, तो और दिया हुआ है जनरल रिजर्व 40,000, P&L 30,000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 20,000। ठीक है, अब दो तरीके हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूट अगर करना है
तो जनरल रिजर्व और P&L को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया A, B और C। ये डेबिट में आया 40, ये डेबिट में आया 30, और इनको, इन तीनों को 4:5:1 की रेशो में कर दिया। तो ये आ गया, हाफ कर दिया 35, और 70 को यहाँ से डिवाइड कर दिया 10, तो 7 और 28। ठीक है, दूसरी एंट्री हमने कर दी A, B, C। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो यहाँ पे करंट अकाउंट लिख दोगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल लिख दोगे। 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 20, तो ये हो गया 10, ये हो गया 2 और ये हो गया 8। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, बिल्कुल अच्छे से बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाए, तो आप इन दोनों को क्लब भी कर सकते हो। कैसे? जनरल रिजर्व P&L 40, 30, 2A, 2B और 2C और 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 20। तो हमारे पास 70 में से 20 माइनस किया 50, 50 को 4:5:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, 25, 5 और 20। जर्नल एंट्रीज मांगे तो ही ऐसा कर सकते हो। अगर हमें लेजर पोस्टिंग करनी होगी तो सब अलग अलग ही करना पड़ेगा, मतलब बाय जनरल रिजर्व, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ऐसे अलग अलग ही करना पड़ेगा। वही तो कह रही हूँ ना, जब तुम कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट में प्रॉपरली अलग अलग ही दिखाना पड़ेगा। ये तो शॉर्टकट हम जर्नल एंट्रीज में ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर तुमसे इसकी जगह ये पूछा कि एडजस्टमेंट एंट्री करो, हाँ, बिना इन तीनों के अकाउंट ओपन किए, तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट में हमने कहा पर्टिकुलर्स और रुपीस, जनरल रिजर्व, P&L, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 40, 30 और 20 को यहाँ पे हमने ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि माइनस है। तो हमारे पास अमाउंट आ गया 70 एंड 20 50। ठीक है, फिर हमने गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाली। तुम लोगों ने निकाली इसकी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। कौन क्या ऐसे कर रहा है? ए क्या कर रहा है? -3/30, बी का 5/30 और सी का -2। यानी कि ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है और ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ए और सी गेन कर रहे हैं, तो ए सी टू बी कितने अमाउंट से? बी का आ जाएगा 50,000 इंटू 5/30, 1/6 भी कर सकते हैं हम। मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालेंगे ना, जैसे अभी तक कर रहे थे। तो 50,000 इंटू 5/30 या 1/6 एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया 48, 2, 3, 3 और 3, 8,333 आ गया। और हमारे पास इनकी रेशो क्या है? 3:2। तो 8,333 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, या तुम ये भी कर सकते हो 50,000 इंटू, ये ऐसे भी कर सकते हो 50,000 इंटू 3/30 मतलब 1/10, तो ये 5,000। ये सिंपल है हमारे लिए ज़्यादा। और ये हमारा 3, 3, 3 और 3। नहीं ये कैसे किया? 50,000 ये देखो बेटा, ये है ना 330, 3/30, 3/30 मतलब 1/10। तो मैंने 50,000 का 1/10 निकाल दिया। जैसे मैंने नीचे 1/6 निकाला ना, ऐसे ऊपर 1/10 निकाला।
ये कैलकुलेशन ज़्यादा इजी है ना। अगर मैं 8,333 को 3:2 की रेशो में करती तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन थी, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ से 1/10 निकाल सकती हूँ, वो मेरे लिए ईजी है। तो मैंने 5000 इसका निकाल दिया, फिर सी के लिए 8,333 माइनस 5000 कर दिया, तो वो कैलकुलेशन सिंपल हो गई। तो हमें यही वे आउट्स हमेशा देखते रहने हैं कि हमारे लिए कौन सी कैलकुलेशन सिंपल हो रही हैं। ठीक है, ये वर्किंग नोट्स का पार्ट है, जो स्टेटमेंट ये एडजस्टमेंट एंट्री मांगे तो ये आपका पूरा फाइनल में दिखाओ। मतलब वर्किंग नोट्स ही होते हैं, लेकिन तुम्हारा मेन आंसर होता है, इसके मार्क्स होते हैं। अच्छा, ये वाले वो वर्किंग नोट्स हैं इंपॉर्टेंट जिनके मार्क्स होते हैं। ये जो प्लस माइनस किए तो फिर पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। हाँ, तो हमेशा पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ हुआ, फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो रहा है। नहीं, कैपिटल बढ़ रहा था जहाँ पे 1 तो हमने वही ना, तो वो कैपिटल बढ़ रहा है तो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो हुआ कि कैपिटल किससे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एसेट है तो हम फॉर्म के हम फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कर रहे हैं बीबी कि फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, और डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे। हम कभी भी किसी के पॉइंट ऑफ फॉर्म के ही पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं करेंगे, हमेशा ही फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल नेचर अकाउंट होता है ये, और ये अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। कौन सा प्रॉफिट और लॉस, अराइजिंग आउट ऑफ revaluation of assets, revaluation of assets and reassessment of liabilities। हमेशा ध्यान रखना, liabilities कभी रीवैल्यू नहीं होती हैं, liabilities हमेशा रीअसेस होती हैं। मतलब हम फिर से कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितनी liabilities पे करनी है, और assets को हम रीवैल्यू करते हैं कि हमारे assets की वैल्यू कितनी है। तो revaluation of liabilities, जिससे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से किसी भी पार्टनर को कोई अननेसेसरी बेनिफिट या नुकसान नहीं हो। इसलिए एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन वी नीड टू रीवैल्यू ऑल द असेट्स एंड रीअसेस ऑल द लायबिलिटीज, एंड एनी प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी, लेकिन फर्म को लॉस होगा। और ऐसे ही कोई प्रोविज़न क्रिएट करेंगे, तो प्रोविजंस जब भी क्रिएट होते हैं तो क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से फर्म के प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। ये तो एक हो गया। अब फ़ायदा किस किस में होगा, अगर कोई भी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, असेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट हैं तो डेबिट होंगे। और अगर कोई प्रोविजन डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। और इन सब की वजह से क्योंकि फ़ायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, क्योंकि नॉमिनल नेचर के हिसाब से कर रहे हैं। अब अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड तो वो प्रॉफिट होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ रही है, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है,
अगर हमारी क्रेडिट साइड इज़ लेस देन डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड ज़्यादा है, तो लॉस हो गया। अगर लॉस हुआ तो बैलेंसिंग फिगर किस तरह आ रही है, क्रेडिट में, और लॉस होने से पार्टनर्स कैपिटल कम होते हैं, प्रॉफिट होने से पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होते हैं, जबकि लॉस होने से पार्टनर्स कैपिटल डिक्रीज होते हैं। तो हमने कहा पार्टनर्स, हाँ, होता क्या है, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट से तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने से कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन अगर रिवर्स है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट से, तो बैलेंसिंग फिगर किधर आ रही है, क्रेडिट साइड आ रही है, तो लॉस हो गया। लॉस होने से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होंगे, तो डेबिट हो गए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। और ये दोनों एंट्रीज हमारी ओल्ड रेशो में होंगी, दोनों एंट्रीज ही ओल्ड रेशो में होंगी, ठीक है। जो हमारी ओल्ड रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसी में करेंगे। गॉट इट? ये करो, फिर आगे करते हैं। रिवैल्यूएशन होता है, फिर वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कॉन्ट्राडिक्ट में नहीं होगी? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये तो कभी भी नहीं कहता ना कि आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। हमारा कंसिस्टेंसी या कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहते हैं कि वेन एवर एनी मॉडिफिकेशंस या एडजस्टमेंट्स आर डन, दैट शुड बी विद अ थॉरो प्रोसेस, विद द प्रॉपर प्रोसेस के साथ आप कर सकते हो। अपनी मर्जी नहीं चला सकते कि अच्छा चलो इतनी बुक वैल्यू है। बोलते कि डेट ऑफ मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज पे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमें जो एक्विजिशन है उसी पे करना है। लेकिन फिर हमारे पास आगे के और भी तो रूल्स आते हैं, और भी तो कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि इफ़ एनी चेंज इज़ रिक्वायर्ड, तो उस केस में हम उस चेंज को विद प्रॉपर एडिक्वेट एडजस्टमेंट विद फुल डिस्क्लोजर हम कर सकते हैं, एंड बाय मेंशनिंग द रीज़न कि वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में दिस इज़ अलाउड कि वेन एवर देयर इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इट कैन बी डन। तो बिना रिकॉन्स्टिट्यूशन के रिवैल्यूएशन नहीं कर नहीं, हम ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, आपके पास कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए। रिकॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, अमलगमेशन भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, ये सब केसेस में रिवैल्यूएशन बना सकते हैं। अमलगमेशन क्या था? अमलगमेशन व्हेन टू फर्म्स गो जॉइन टुगेदर, तो वो असेट्स को रीवैल्यू करती हैं, लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करती हैं, ठीक है। मैंने लिखा है रिवैल्यूएशन के बाद टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, नॉमिनल, to find out profit oblique loss arising out of revaluation of assets and reassessment of liabilities. अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में नेक्स्ट जो चीज़ आती है, अगर आपको लिखा हो विदाउट ऑल्टरिंग द वैल्यूज, विदाउट ऑल्टरिंग द वैल्यूज, या ये लिखा हो विदाउट ओपनिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट, नेट इफेक्ट निकाल, हाँ ठीक है, ये लिखा हो, या ये लिखा हो न्यू बैलेंस शीट एट ओल्ड फिगर्स, या ये लिखा हो कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। इस तरह से अगर कुछ भी लिखा है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते। इन सभी केसेस में रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करते, रादर स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट, बिल्कुल सेम। अभी स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट में क्या आएगा, जितने भी हमारा इंक्रीज इन असेट्स हैं
वो प्लस हो गया। डिक्रीज इन असेट, ये हमें इंडिविजुअली लिखना है, जो भी असेट है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, डिक्रीज इन मशीनरी, इंक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, लिख लेना आराम से। क्रेडिट साइड आ रही थी वो हाँ, इंक्रीज इन लाइब, जो डेबिट आ रही थी वो माइनस हो जाएंगे, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज माइनस डिक्रीज इन लाइबिलिटीज प्लस प्रोविजन मेड माइनस अनरिकॉर्डेड असेट प्लस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज माइनस। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। अगर ये प्रॉफिट है तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, बिल्कुल सेम चलेगा। ठीक है, और अगर ये लॉस है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट हम बना देते हैं अगर हमें ऐसा कुछ बोला है तो। अगर हमें कुछ भी नहीं बोला तो हम ये नहीं करेंगे, हम नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। नॉर्मल रिवैल्यूएशन के जर्नल एंट्रीज मांगे तो वो कर देंगे। अगर तुमसे नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली ऐसा कुछ बोला है तो हम ये स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बनाएंगे और सिंगल एंट्री पास कर देंगे। अब अगर उसी सेम क्वेश्चन में तुमको गुडविल, जनरल रिजर्व, P&L सब दिया हुआ है और पूरे क्वेश्चन की मिला के उन्होंने कहा एक ही एंट्री पास करनी है, तो ठीक है, हम एक ही एंट्री पास कर देंगे, इसी में सब कुछ ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, एक ही एंट्री कर देंगे क्योंकि सबके लिए कॉमन एक ही बात हो रही है कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है। तो जितने भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आइटम्स हैं उन सबको ऐड कर दिया, जो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग है उनको माइनस कर दिया, और फिर एक फाइनल अमाउंट आया और उस फाइनल अमाउंट से हमने एंट्री कर दी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो चीज़ से होगा, एक बाय ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? चलो ये करो फिर